साथी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में आए। साथी हजरात, आप जानते हैं कि 2024 में एक इलेक्शन हुआ और अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज वो समझते हैं कि शफाफ तरीके से इलेक्शन नहीं हुआ और आज हम ये नतीजे पहुँचे खुसूसन बलूचिस्तान में इसलिए डमी इलेक्शन कराए गए कि यहाँ एक ऐसा हुकूमत तश्कील दी जाए जो बलूचिस्तान के आइनी हुकूक को बाईपास करते हुए अपना वक्त गुजारे और इस्टेब्लिशमेंट का सहूलतकार बन के इस्टेब्लिशमेंट को खुश करे। पिछले दिनों एक गुजलक में एक कानून साजी हुई जिसको कहते हैं कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2025, जिसमें अक्सर फहम और दानिश रखने वाले लोग, सियासी वर्कर, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये समझते हैं कि इस माइंस एंड मिनरल एक्ट के तहत बलूचिस्तान के वसाइल को आइन के बरखिलाफ बलूचिस्तान से छीन के पाकिस्तान के बालादस्त तबके को दिया गया है और उस डमी असेंबली के ज़रिए ये कानून पास किया गया है जिसको हम समझते हैं कि साल का मेहनत जदोजहद जो सूबे को इख्तियार दे रहा था उसको बाईपास करके छीन के चोरी करके विफाक को दिया गया है। हमने आज अपने सीनियर साथियों से भी मशवरा किया है और पिछले दिनों आज तक हमारे मुशावरती 4 इजलास हुए जिसमें नेशनल पार्टी, अपना नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट और हमारा साथियों का एक मुश्तरका इजलास हुआ है। आज हम इस बात पे मुत्तफिक हुए हैं कि अगले हफ्ते तक हम इस गैर आइनी जाली कानून साजी के ख़िलाफ़ एक पेटिशन दाखिल करेंगे और तमाम पार्टियां पेटिशन इसमें दाखिल करेंगी। हम आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुद से उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दावत देते हैं कि वो इस गैर आइनी जाली कानून साजी के ख़िलाफ़ अदालत में आए। माइन ओनर्स एसोसिएशन को भी हमने दावत दिया है मगर अभी तक वो शायद उनमें हौसला नहीं बंधा है कि वो भी इसके ख़िलाफ़ जाएं। मगर हम आज अफराद साहब खटक साहब मौजूद हैं, इनके सरबराही में एक इजलास हुआ, इनके पार्टी है, नेशनल पार्टी है, हमारे साथी हैं, हम सब मिल के अलहदा अपने अपने पेटिशन्स को कुछ एक हफ्ते बाद दाखिल करेंगे। साथ ये है कि नवाब असलम रहसानी साहब जो कि MP हैं, उन्होंने मुझे ख़ुद पाकिस्तान से उबारे ख़ुद कई बार मुझे कहा कि मुझे भी इसमें इस पेटिशन में एक फ़रीक बनाएं ताकि हम भी अपने सूबे के दिफा में अपने आइनी, अपने कानूनी, सियासी हक अदा करें। आज हम यकीनन पाकिस्तान और उसके तमाम निज़ाम मायूसकुन हैं, तमाम इदारे रियासत और उसके ताकतवर इदारों को फैसिलिटेट कर रहे हैं मगर आवाम का बात भूल चुके हैं। हम ये समझते हैं कि जब हम अदालत के दरवाजे को खटखटाएंगे तो हम उस जज को भी तारीख़ के कटहरे में खड़ा करेंगे जो फैसला करेगा और हम अपने आप को तारीख़ के अदालत में एक दिन खड़ा करेंगे कि हमने अपने तरीके से बलूचिस्तान के आइनी और कानूनी और तारीख़ी हुकूक का दिफा करने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। तो आप सबका शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं सारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और दूसरी पार्टियाँ यहाँ पर नेशनल पार्टी है, NDM और हमारे वकील दोस्त है, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी, मुझे भी उन्होंने यहाँ एडवाइस दिया। मेरी गुजारिश ये है कि जो माइंस हैं, मादनियात हैं, ये 18वीं तरमीम से पहले भी सूबों की मलकियत रही, यानी कानून के मुताबिक वो सूबों की मलकियत हैं, उनको बीच में इस्तेमाल करने का अख्तियार सूबों के पास है। फिर 18वीं तरमीम में ये आया कि जो ऑयल एंड गैस, इसके बारे में भी तरमीम हुई और
ये पहले फेडरेशन की मलकियत होती थी, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों और फेडरेशन की मुश्तरका और मसावी मलकियत करार पाई, इसलिए वो भी इस ग्रुप में शामिल हो गई। इसलिए ये जो वफाकी हुकूमत ने मैनिपुलेशन किया है खुसूसन बलूचिस्तान के साथ, बलूचिस्तान की जो दौलत है उसके मालिक बलूचिस्तान के अवाम हैं, वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए सही तौर पर यानी मुसल्लत किए गए लोगों से नहीं, जो मुंतखब किए गए अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए इसको हैंडल करेंगे, वो इसका फ़ैसला करेंगे। हमने देखा कि इस्लामाबाद में एक मेला लगा, मादनियात को बेचने के लिए एक मेला लगाया गया, बाज़ार, और उस बाज़ार में सारी दुनिया के सौदागरों को बुलाया गया, और ऐसे वक्त में किया गया जब बलूचिस्तान में लोगों को, हज़ारों लोगों को उठाया जा रहा था, यहाँ पे गोलियाँ चले, खुलरेजी हो रही थी। तो ऐसे में यहाँ पे मादनियात जो है उन पर कब्जा करने के लिए ये जेली कानून लाया गया। जैसे पीर साहब ने कहा है, मैं उसकी मुकम्मल तारीफ करता हूँ, और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम भी इस लड़ाई में आपके साथ हैं, जदोजहद में आपके साथ, ये जायज़ जदोजहद है, तारीखी जदोजहद है, और हम इंशाअल्लाह वहाँ आला अदालतों में भी जाएंगे, दूसरे सूबों में भी, पेशावर में भी हम इस तरह के कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई का जो भी नतीजा निकले, जैसे मीर साहब ने कहा, हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम तारीख के दुरुस्त सिमत में खड़े हैं। जो हक का मोर्चा है हम उस पर बैठे हुए हैं, अवाम का मोर्चा, अवाम के मफादात का मोर्चा। बलूचिस्तान जो है वफाक आइन की रूह से वो अपने वसाइल का मालिक है। 18वीं तरमीम के बाद तो ये बातें खुल कर आ गई। आप 18वीं तरमीम को इस तरह की जेली कानून साजी के जरिए ख़त्म करना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा। और मुझे यकीन है कि बलूचिस्तान के अवाम भी उठ खड़े होंगे, दूसरे सूबों के अवाम भी उठ खड़े होंगे, इसकी मुज़ाहमत करेंगे, और हम कभी बेचने नहीं देंगे, पौने पौने दामों नीलाम करने नहीं देंगे जो अवाम की या तारीख़ी मलकियत, कौमों की मलकियतें हैं। तो बिल्कुल ये एक सही कॉज है, जायज़ मकसद है, हदफ है, नस्बुलैन है, तो हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। इंशाअल्लाह ये कानून की लड़ाई भी रखेंगे, और इंशाअल्लाह अवामी मुज़ाहमत भी इंशाअल्लाह जारी रहेगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पार्टी की जानिब से साहिब के खसूस में खट्टर साहब का दूसरे तशरीफ लाए। नेशनल पार्टी ये समझती है कि ये जो शुरुआत हुई है ये सूबाई खुदमुख्तियारी और 18वीं तरमीम को जो है डीरेल करने की है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। अगर इसको जो है जिस तरीके से हम रजिस्ट कर रहे हैं कानूनी सूरत से, और हम समझते हैं कि डॉक्टर मालिक की जो है सरबराही में हम जो पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं एक तारीख़ी अमल होगा। तारीख़ में कम अज़ कम नेशनल पार्टी और उसकी क़यादत को इस नाम से याद किया जाएगा कि उन्होंने जो है सूबों के हकूक़ के लिए, बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि हम समझते हैं कि 18वीं तरमीम पे 1% भी अमल दरामद नहीं। जैसे खट्टर साहब ने कहा कि 18वीं तरमीम से पहले मादनियात में सूबे था, तो सूबे जो है जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं, जिनका अपने अवाम के साथ लगाव होता है, जिनको अपनी धरती से मोहब्बत होती है, जो अपनी दौलत और अपने जो है वसाइल के अपने आप को पासबान कहते हैं, वो तो चाहते हैं कि हमें मज़ीद इख्तियारात मिले, हमें मज़ीद वहाँ को इख्तियार मिले अपने वसाइल पे। तो ये जो हुकूमत है, इन्होंने अपने इख्तियारात जो है एक कौंसल को दी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट कौंसल, अभी बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले हो करें। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि कोई भी कबाइल जब तक वो अपनी सरजमीन पे, अपने इलाके में उसने अपने लिए एक माइन अलाट किया हुआ है, उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी कबीला जो मखसूस इलाके में अपनी करता है, वो अपने कबीले को, अपने लोगों को भी इत्मीनान में लेता है, और जब उसको अलाट करता है वो उसका मालिक भी है, क्योंकि हज़ारों सालों से उसका ख़ानदान, उसके लोग वहाँ पे रह गए। इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने एक्ट लाया है, उन्होंने इसके मुताबिक 1 साल में आपने काम शुरू नहीं किया, आपका लाइसेंस मनसूख, और जो लार्ज स्केल के लिए आप अप्लाई करते हो, आपके पास 50 करोड़ रुपए होने चाहिए। फीस उन्होंने बढ़ा दी है, उसके लिए इतने उन्होंने खतगन लगाए हैं कि उसको हमारा जो लोकल जो है माइंस ओनर है, यहाँ के जो छोटे माइंस ओनर्स हैं, वो इनको जो है कंप्लीट कर नहीं सकते। जब उनको कंप्लीट नहीं करेंगे तो उनको कहते हैं जनाब आप फारिग हो। मैं समझता हूँ कि होना तो ये चाहिए कि 18वीं तरमीम पे अमल दरामद हो,
सूबों को उनके वसाइल पे, उनके मादनियात पे उनको इख्तियार हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इंक्रोचमेंट हो रहा है रोज़ बरोज़। यहाँ तक जो है हम जिक्र कर रहे थे कि एजुकेशन भी डिवाल हो गया, हेल्थ भी डिवाल हो गया, लेकिन अभी तक जो है इस्लामाबाद की सतह पे कोई भी चीज़ डिवाल नहीं, बल्कि बर्डन उन्होंने सूबों पे मुंतकिल किए, लेकिन दूसरी चीज़ें अपने पास रखी। तो ये मादनियात जो है बलूचिस्तान का मुस्तकबिल, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान का अर्ब पार यहाँ पे वो मिनरल्स हैं जो दुनिया में उनको रेयर मिनरल्स कहते हैं, वो दुनिया के चंद मुल्कों में, और बलूचिस्तान वो खित्ता है उसमें रेयर मिनरल्स हैं कि जिनका 1 ग्राम जो है वो लाखों रुपए में। अब उनकी नज़रें यहाँ पे लगी हुई हैं, तो उसको जो है रोकने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारे साथी बरादरी, जैसे आजी साहब ने कहा, दूसरे जो सियासी जमातें हैं वो भी मैदान में आ जाए। हम जितने भी ज़्यादा पटिशन करेंगे इतनी वो मौसर होगा। और हम अदलिया से भी यही उम्मीद करते हैं, वो भी सन ऑफ सॉइल है, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, कि वो भी बलूचिस्तान के ये आइनी हक के लिए हम जो जंग लड़ रहे हैं वो भी हमारा साथ देंगे, हमें इंसाफ कायम करेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का जो है ना, एक अदलिया से बहुत ज़्यादा तवक्को आप लोगों ने वाबस्ता की है, तो अभी जो है ना कुछ महीनों से या 1 साल से ऐसा लग रहा है कि वो सरेंडर कर गए हैं। तो आप लोगों को क्या कोई तवक्को है कि कोई वो इंसाफ करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे उसके बाद? देखिए, बात ये कि अगर हम मुकम्मल मायूसी का शिकार हो और चुप करके बैठ जाएं, इसका मतलब है कि हम सियासी अमल पे यकीन नहीं रखते। ये अदलिया का जो किरदार है आज बहुत मायूसकुन है, मगर सियासी जद्दोजहद का ये एक हिस्सा है कि हम उस दरवाज़े को भी खटखटाएंगे और अपने आवाज़ को ज़िंदा रखेंगे। यकीनन वो दिन फिर आएगा कि ऐसे कानून को हम फिर से ख़त्म करेंगे और सूबे को वापस लाएंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक पैगाम दिया था उन बड़े सरमाएदारों को कि बलूचिस्तान के लोग इस डमी असेंबली के इस कानून साजी को कबूल नहीं करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट न करें जब तक बलूचिस्तान के अपने लोगों के पास इख्तियार नहीं आएगा। ये एक सियासी जद्दोजहद है, उसको हम जारी रखेंगे, रास्ता खाली नहीं छोड़ेंगे, खाला नहीं छोड़ेंगे, हम उसका रास्ता बंद करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बहुत से सियासी लीडर यहाँ आए, आपसे मुलाकात की, शमूलियत की दावत दी, लेकिन जब आपने अपने बलूचिस्तान के मसाइल रखे वो पीछे हट गए। तो क्या उन सियासतदानों से आप तवक्को रखते हैं? अदलिया तो अपनी जगह पे नज़र आ रही है जो कुछ है, तो वो क्या आप इससे मुतालबात को तस्लीम करेंगे? बात ये कि मैंने बार बार कहा है कि हम माइनस बलूचिस्तान किसी पॉलिटिकल प्रोसेस या पॉलिटिकल पार्टी को कबूल नहीं करेंगे। ये हमने कहा है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, बलूचिस्तान उसका कौमी इकाई है, सूबा एडमिनिस्ट्रेटिव सूबा नहीं है। वो सियासी पार्टियाँ, वो सियासी शख्सियात जो समझते हैं कि बलूचिस्तान का डील करके वो इक़्तिदार में आएंगे, उनके साथ हम चल नहीं सकेंगे। हम अपना आवाज़ जितना भी उसमें तवानाई है उसको बरकरार रखेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे। यकीनन हम ऐसे लोगों का, ऐसे कुव्वतों का, ऐसे सहूलतकारों का रास्ता रोकेंगे और रोकने में कामयाब होंगे कि जो माइनस बलूचिस्तान पॉलिटिक्स करते हैं और माइनस बलूचिस्तान पॉलिटिक्स करने के बाद वो 5 साल इक़्तिदार के गुजार के लुटमार करते हैं। खट्टक साहब, ये बता दें कि जो बिल पास किया गया माइनर विद रिस्पेक्ट टू बलूचिस्तान का, इसमें जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टीज यहाँ पर सूबाई असम्बली में है, तो यहाँ पर जो जमीयत उलमा इस्लाम है या अवामी नेशनल पार्टी है, क्या उनको इस चीज़ की हिमायत हासिल है? दूसरा ये आपने यहाँ पर बात की कि अवामी नुमाइंदे उनको आना चाहिए, क्या जो ये अवामी नुमाइंदे नहीं है? और दूसरा ये कि यहाँ पर जो लोगों की आबाई ज़मीनें हैं इस वक्त अलर्ट की जा रही है लोगों को, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मेरी गुजारिश ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये नहीं करना चाहिए। जैसे मीर साहब ने कहा, यहाँ हम अपील करते हैं कि वो आ जाएं, आवाम के साथ खड़े हो जाएं और इस मुज़ाहमत में शरीक हो जाएं। जायज़ आइनी कानूनी मुज़ाहमत है, इसका साथ दें। जहाँ तक इंतखाबात नुमाइंदों का ताल्लुक है, ये कोई राज नहीं है। 2018 में एक डाका पड़ा इंतखाबात का, बहुत बड़ा डाका, और ये जो 2024 वाला था ये उससे भी बड़ा डाका। ये तो इंतखाबात में डाका डाला जाए। फार्म 45 और 47 का आपको पता है, फार्म 47 से लोग आए
इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और ये आज नहीं तो कल मालूम होगा, और ये सब बातें चुपी तो नहीं रह सकती। मेरा ख्याल है मुहासिबा भी होगा। आप देखें सियासत में होता है, लोग गांधी कर जाते हैं लेकिन फिर बाद में लोग पूछते रहते हैं। तो मुझे यकीन है कि मुंतखब नुमाइंदे आइंदा के लिए लोग ऐसे इंतखाबात नहीं करेंगे, लोग निकल आएंगे बाहर, सड़कों पे निकल आएंगे, और ऐसे इंतखाबात एक दफ़ा ज़रूर होंगे जिसमें आवाम की राय का एहतराम होगा और आवाम मनवाएंगे अपनी राय इंशाल्लाह। अगर अयूब खान को हमने देखा है, जनरल ज़ियाउल हक को हमने देखा है, जनरल मुशर्रफ को हमने रेफरेंडम देखी है, हमने रेफरेंडम किया। वो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था ना, जब राह नहीं पाते तो चढ़ जाते हैं नाले, जब राह नहीं पाते तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां। और हवाई ज़मीनें जो अलर्ट की जा रही हैं, हवाई ज़मीनें, ये भी बहुत अहम बात है। देखिए ना, आपने जो हमारी अशराफिया है, हुक्मरान अशराफिया, अब देखिए ना 600% तनख्वाहें बढ़ी हैं, 600% वज़ीरों की और स्पीकरों की, सेनेट के चेयरमैनों की, जजों की, जर्नलों की 600% बढ़ी है। अब वो आप इस दिवालिया मुल्क में जो दिवालिया होने के करीब है, उसको आप तलाफ़ी करना चाहते हैं माइंस पे डाका डाल के, ज़मीनों पे। ये इस तरह ये अवाम की ज़मीनें हैं, ये इस पर कब्ज़ा करना ऐसे है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आके हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सारा हिंदुस्तान पर खड़ा नहीं हुआ। ये ज़मीन यहाँ के लोगों की है, इस धरती की बासियों की है, बलूचिस्तान में भी, पाकिस्तान के और हिस्सों में भी। आपने देखा लैंड ग्रैबिंग बहुत बड़ा मसला है। लैंड ग्रैबर जो हैं उनका एहतसाब होना चाहिए और आइंदा के लिए उनको अदालतों के कटहरों में खड़ा करना चाहिए। देखिए DHA एक्ट जो 2013 में पास हुआ, उसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में आज भी किया हूँ। अपना प्रोफेसर हनीफ बाजी साहब ज़मींदारों की तरफ से कि मैं और नवाब असलम उसमें फरीक है कि ये जो अलॉटमेंट है जाली, इसको नहीं होना चाहिए, और ये कानून यहाँ के रिवायत और जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पहले हुए पाकिस्तान का और रियासत के दरमियान, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए। अच्छा, ये कैसा होगा, अल्टीमेट गेम प्लान क्या है? जैसे आपने कहा कि हम अदालतों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अदालतों से भी अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तब आप क्या करेंगे? फट साहब ने फरमाया कि हमने मुख्तलिफ जनरल्स देखे और शायद हुक्मरानी देखी, तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये जब से पास हुआ है तब से आपने, इससे पहले भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं 12, इसके बाद भी हो चुकी है, ये सब नहीं होता। बिल्कुल आपको अदालतों से भी, अदालतों के अहवाल आप ही हमें सुनाते हैं कि वहाँ पर आपके जो केस था और इसके साथ अभी जो वहाँ पे हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? ऐसा क्या होगा कि हम देखिए, हम सियासी लोग सियासी जद्दोजहद यकीन करते हैं। मेरा ये एक राय है कि रियासत बदमनी को पसंद करता है क्योंकि उसके पास ताकत है, और वो फिर किसी न किसी शख्स पे, गुरों पे ठप्पा किसी दहशतगर्द तंजीम का लगा के कर सकता है। और रियासत चाहता है कि लोग बदमनी की तरफ जाएं, ये उनका एक बाकायदा पॉलिसी है। मगर हम ये समझते हैं कि सियासी जद्दोजहद हमेशा कामयाब रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि साउथ अफ्रीका में सियासी जद्दोजहद के नतीजे में आज जो हुकूमत बना है वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ भी खड़ा है। तो हम उस जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं कि उस आइनी, कानूनी, इखलाकी सियासी जद्दोजहद को आगे ले जाएं। एक न एक दिन ऐसे डमी पार्लियामेंट और असम्बली और ऐसे डमी जो रियासती इदारों के पॉलिटिकल कार्टून्स है उसका हम रास्ता रोकेंगे। ये एक जद्दोजहद है, हम उस दरवाजे को खटखटाएंगे। कल फिर सवाल ये हो सकता है किसी और फोरम पे कि आप अदालत क्यों नहीं गए, इसलिए हम उस फोरम को भी आजमा रहे हैं। हम फिर जब तारीख में बैठेंगे, तारीख होगा, पता चले कि हमने ये ऑप्शन भी आजमाया, मगर सियासी जद्दोजहद इसके साथ साथ। अच्छा, आपने अभी साउथ अफ्रीका का मिसाल दिया, दूसरे ममालिक का मिसाल देते हैं। आप लोग उधर मुनाफिकत बहुत कम है, जो पाकिस्तानी समाज है इसमें मुनाफिकत बहुत ज़्यादा है। तो अब तक जितनी भी कोशिशें हुई हैं वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बारआवर साबित नहीं हुई हैं। अभी ये 18वीं तरमीम आया तो उन्होंने एक ऐसा उसका गेट खोला फ्लड का कि उसको बहा के ले गया, सारा जो है ना उतर बुतर हो गया। तो इस मुनाफिकत हम एक फ्रंट लाइन गैरिजन स्टेट में रह रहे हैं और यहाँ पार्लियामेंट को कभी इख्तियार नहीं मिला है। 2008 के इलेक्शन ने एक हद तक पार्लियामेंट को इख्तियार दिया। ऐवान सदर और इसका वज़ीर आज़म के इख्तियारात भी पार्लियामेंट के पास आए। मैं और खटक साहब उस कमेटी के में थे, हमने 9 महीने मुकम्मल उस पर काम किया। अब बात यह कि मसलन मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा
खटक साहब को जब हमने 58-2 ख़त्म की तो हमने ये समझा कि हमने आमरीत का रास्ता रोका, मगर फिर 58-2 के तहत जो रजीम चेंज होता था उसको फिर ला के अदालत के ज़रिए रजीम चेंज को किया। यकीनन ये एक जदोजहद है, हम कोशिश करेंगे कि इन साजिशों का रास्ता रोकें। आज हम शायद थोड़े से लोग आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जितना इस्तेसाल जुल्म जबर ज़्यादा होगा लोग उठेंगे, हम उसका रास्ता रोकने में अपना किरदार अदा करेंगे। कामयाबी नाकामी वो हमारी किस्मत का फैसला। और तारीख भी यही बताती है, जैसे 1 यूनिट के ख़िलाफ़ एक बहुत तवील जदोजहद की, मीर साहब ने 14 साल जो है जेल काटी, लेकिन वही 1 यूनिट जो है ख़त्म हो गया, सूबों को खुद मुख्तियारी मिल गई थोड़ी बहुत, 73 का आइन बना। उसके बाद हम कहते हैं कि 18वीं तरमीम एक सिंगमेल की हैसियत रखती है सूबाई खुद मुख्तारी की तरफ, लेकिन आप उसको फिर बैक करोगे तो ये ख़ुद जो है वफाक को, मैं कहता हूँ वफाक के ख़िलाफ़ एक साजिश है कि जो वफाक के दरमियान और वफाकी वादतों के दरमियान हम आएंगी वो इसको ख़ुद जो है इस किस्म की हरकतों से ख़राब करें। डॉक्टर साहब, आपसे ये सवाल है कि आप यहाँ पर अब माइंस एंड मिनरल्स एक्ट चैलेंज करने जा रहे हैं। आप ही के MP हैं रहमत साले बलोच साहब, वो इस माइंस एंड मिनरल्स एक्ट की मंजूरी पर खुश हैं। वो ये कहते हैं कि इनमें तमाम तर जो तजावीज़ है वो लिए गए हैं, माइंस ऑनर्स हैं और बाकी सब है, उन तमाम की तजावीज़ का कुछ में मिला कर ये बनाया गया और वो इसकी मंजूरी पर बड़े खुश हैं और वो कहते हैं इस पर आप एक तो ये कि आप और रहमत साले बलोच की डायरेक्शन अलग अलग जा रही है। और आज साहब आपसे सवाल ये है कि DGI SPR साहब ये कहते हैं कि जो वसाइल की ज़्यादा बात करते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये वसाइल आप जायज़ में लेके आए हैं? जी, वो भी जायज़ में नहीं लेके आए, वो तो बढ़ती हुए कल रिटायर होंगे। ये हमारा आबाई हक है, वो जायज़ में नहीं ले आए, ये हमारा आबाई हक है। हम फेडरेशन के हिस्सा है, उनका बात का कोई ऐसा नहीं है, वो सरकारी मुलाजिम है, हर बात को सियासी लोग जवाब देंगे। वो जेल में ले जाना चाहते हैं हमारे। लेकिन जहाँ तक आपने बात की रहमत साले बलोच की, इसमें कोई शक नहीं है। शुरुआत में जब ये बिल ला रहे थे तो हमने जो एसोसिएशन के नुमाइंदे थे, नुमाइंदे भी यहाँ पे है, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें जो हम पे इतराज़ात है उनको हम हटा देंगे, कि जो जिन पे तहफ़्फ़ुज़ात है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है या माइन जोनर्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको हम हटाएँगे। इसको एक फ्रेंडली जो है हम बिल बनाएंगे और जो तजावीज़ जो है हमने दिए और जो उसको न कमेटी में पेश की गई न फिर उसके बाद जब बिल लाया गया उनको वहाँ पे लाया गया। जो डॉक्टर साहब को पता चला, हम भी यही कहते हैं इंशाल्लाह अदालत में भी रहमत बलोच आ जाएगा, अपना एफिडेविट भी देगा कि जो आप लोगों ने हमसे कमिटमेंट किया तो वो आप लोगों ने किया नहीं, आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। और बारहा डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने फ्लोर पे मुख्तलिफ जो है प्रेस ब्रीफिंग्स में मीडिया में बात की। अच्छा, ये में भी इस किस्म का एक बिल वहाँ पर भी मौजूद है, उसके लिए क्या प्लान है, क्या करेंगे? वहाँ इस पर काफ़ी बहस होती रही है और अभी तक पास इसलिए नहीं हुआ कि उस पर इतफाक़ राय वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे भी प्रेशर है, फेडरेशन का प्रेशर है। शायद देखिए मैंने इसके ना कि बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के जो कुदरती मादनियात हैं ये सबसे ज़्यादा है। बलूचिस्तान का पहले नंबर पर है, उसके बाद पख्तूनख्वा की मादनियात है, इसीलिए सारा जोर लगाया गया। वहाँ तो मंजूर नहीं हो, कम से कम ये तो हम कह सकते हैं, वरना वहाँ भी हम अदालत में जिस दिन मंजूर अदालत में भी जाएंगे और सड़कों पर भी आएंगे, ये यानी वहाँ भी हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। ये तो एक इस्तेमारी पॉलिसी है, कॉलोनियल पॉलिसी है। हम कॉलोनीज हैं, अगर हम रैयत हैं तो आप ये ज़बरदस्ती कर सकते हैं, अगर हम सिटीजन्स हैं आप ये नहीं कर सकते। और अगर आप हमें रैयत बनाना चाहते हैं, हमने अंग्रेज़ की रैयत हम बनने से इनकार किया था, आपके पास ताकत होगी, अंग्रेज़ जितनी ताकत आपके पास नहीं है। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है, अभी ये जो DGI SPR साहब का उन्होंने बात की, उससे मुझे एक बात याद आ गया। हमारे जितने भी यहाँ के दानिश्वर या पख्तूनख्वा के जो दानिश्वर रहे हैं, उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि पंजाब का जो इंडस्ट्रियल बेस है वो और उसका एग्रीकल्चर बेस, ये तमाम वहाँ के और यहाँ के वसाइल से बने हैं, बल्कि सिंध में जो कराची है ये सब। लेकिन अभी उस दिन DGI SPR साहब कह रहा था कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वो पंजाब के जो है ना टैक्सेस पे पड़ रहा है। इसी तरह सरफराज भुट्टी साहब ने भी यही कहा कि KP और बलूचिस्तान दोनों पंजाब के जो है ना उससे पड़ रहे हैं, पंजाब के टैक्सों पे। तो एक नया बयानिया आ गया है, तो क्या पहले आप लोग जो है ना गलत थे या वो अब जो है ना गलत हैं? ये जो अंग्रेज़ यहाँ आए थे 200 साल,
200 साल से ज़्यादा। वो कहते थे कि हम यहाँ तरक्की दिलवाने हैं हिंदुस्तान को। अभी शशि कपूर ने एक किताब लिखी है, अपनी नज़र से गुजरी होगी, इनग्लोरियस एम्पायर, उसने किताब लिखी है और उसने बताया है कि कैसे अंग्रेज़ यहाँ से लूट कर ले। लेकिन वो सैकड़ों साल तक ये कहते थे। पहली बात तो ये कॉलोनियल और जो प्रेस लोग हैं उनमें ये रिश्ता होता है और यहाँ भी आजकल भी आई है। दूसरी बात है कि सरकारी मुलाजिमीन को बयानात नहीं देने चाहिए, उनका काम नहीं है, उनका अपने काम से काम रखिए। ये यानी हो नहीं सकता, मतलब उन्होंने जवाब भी नहीं। सरकारी मुलाजिमीन तो सियासी सरफराज कुछ का कहेंगे तो उसका मैं जवाब दे दूँगा, लेकिन सरकारी मुलाजिमीन को बहरहाल सियासी बयानात नहीं देने चाहिए। और वो तो अगर उनको याद नहीं है तो थोड़ा सा मैं उनको याद दिला दूँ। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने यहाँ कोयटा के स्टाफ कॉलेज में कहा था, सब लोगों की मौजूदगी में, ये रिकॉर्ड पर है, जिन्ना साहब ने कहा कि वो हल्फ ले आए, इनका हल्फ ओथ फौज जो अफसरों का, उसने कहा ये पढ़ कर इनको सुनाए, ये भूल गए, क्योंकि ये पढ़ कर इनको सुनाए कि ये हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं जब वो सियासत में हिस्सा लेते हैं। और जहाँ तक वही आपने बात की कि बलूचिस्तान जो है उनके जो है पैसों पे फल रहा है, आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाए कि 1952 में गैस दरियाफ्त होते हैं सुई में और उसकी तरसीद पूरे पाकिस्तान में होती है। और उसके बाद फिर हमारा जो गैस है वो फर्टाइल्स कंपनीज़ को दी जाती है क्या सब्सिडी रेट पे। उसकी वजह से हमें जो पैसे मिलने थे वो कम थे। हमने जो इस पर काम किया, जब डॉक्टर मालिक साहब वज़ीर आला थे, कम से कम 700 अरब रुपए, 7 खरब सब्सिडी की मद में गवर्नमेंट हमारा जो है वो कर्जदार है। ये डेटा उनका है, बल्कि किताब लिखी है, कैसर बंगारी ने किताब लिखी है क्राई फॉर जस्टिस, उसमें सारा वो डिटेल दिया हुआ है, नंबर 1। दूसरी बात है, अब जो रेकोदिक की जो बातें हो रही है $बिलियन में रही बातें। दूसरी बात है, देखिए ना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी रिस्क है, उसको बलूचिस्तान ही ख़त्म कर सकता है। कच्ची कैनाल में कम से कम 12 लाख से ज़्यादा एकड़ ज़मीन जो है वो आबाद होंगी, लेकिन 25 सालों से वो नहीं बन रहा है। बलूचिस्तान के वसाइल, चाहे एग्रीकल्चर की मद में हो, मादनियात की मद में हो, अब साहिल को देखिए, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं उनका 600 किलोमीटर का साहिल है, पूरा मुल्क चलाते हैं। ये हमें दे दो, हम कहते हैं कि साहिल व वसाइल पे हमें इख्तियार और वाक़ मिलना चाहिए। देखिए, आखिरी बात ये अर्ज करता हूँ कि जब भी कालाबाग डैम का इशू उठा है, उससे डायरेक्ट मुतासिर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, मगर बलूचिस्तान ने उनके साथ दिया है और आवाज़ उठाया है। आज हम ये तवक्को रखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के पॉलिटिकल पार्टीज, उसका आवाम और सिंध के लोग, क्योंकि सिंध का पार्टी आज यहाँ मुसल्लत है और उसने ये चोरी और डाका जनी में किरदार अदा किया है, मगर उनके आवाम से ये अपील करता हूँ कि जब कालाबाग डैम का इशू उठा तो बलूचिस्तान के लोग आपके साथ शाना बशाना खड़े थे। आज यहाँ हमारे वसाइल को लूट के पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी जर्नलों को अलर्ट करना चाहते हैं, तो आज सिंध के कौम परस्तों को, सिंध के दानिश्वरों को, सिंध के सियासी कारकुनों का ये हक है कि वो बलूचिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हों। इस जाली कानून साजी जो पीपल्स पार्टी को हुकूमत के ज़रिए हम पे मुसल्लत किया गया है, उसका रास्ता रोकने में हमारा मदद करें। खैबर पख्तूनख्वा के खटक साहब हमारे साथ हैं, यकीनन ये हमारा आवाज़ फिर उस सूबे तक भी पहुँचाएँगे। तो मैं ये यकीन रखता हूँ कि जो मुतवस्सित तबका या पिछड़े हुए लोग हैं बाकी 2 सूबों के, वो हमारे साथ देंगे ताकि इस डाका ज़नी का रास्ता हम और वो मिल कर आप सब